अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बात और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो, लेकिन लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। अब जब लाल बिहारी ने अपनी भावज के साथ, अपनी भाभी के साथ अपमानित व्यवहार किया, बहुत ही दुर्व्यवहार किया, तो ये बात अब श्रीकंठ न सह सका कि मुंह मुंह की तो बात चलती है, पर इस तरह से हाथ पैर छोड़ना या किसी चीज को उठाकर मारना, ये बात सही नहीं है। तो बेनी माधव ने फिर भी, उनके पिता ने क्या किया, फिर भी बोला कि लाल बिहारी तुम्हारा छोटा भाई, अगर उससे कुछ भूल चूक हो भी गई तो तुम क्या करो, उसके कान पकड़ लो या उससे तो थप्पड़ मार लो या कुछ भला बुरा उसको भी कह दो। लेकिन श्रीकंठ तो अपनी बात पर अडिग था। उसने क्या कहा कि लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। अब बेनी माधव ने बोला कि स्त्री के पीछे, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। बेनी माधव जी ने क्या कहा कि स्त्री के पीछे तुम ऐसा कह रहे हो कि लाल बिहारी मेरा भाई नहीं है। तो श्रीकंठ ने कहा, जी नहीं, मैं उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण, कि उसमें बिल्कुल भी विवेक नहीं है, बिल्कुल भी समझ नहीं है कि बड़ों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है, और उसकी क्रूरता के कारण, उसके इतने गुस्सेपन के कारण, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि लाल बिहारी अब इस घर में नहीं रहेगा, या मैं उसको अपना भाई नहीं समझता हूँ और मैं उसको माफ ही नहीं कर सकता। दोनों कुछ देर चुप रहे। अब श्रीकंठ और बेनी माधव दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। आप बेनी माधव जी अपने बेटे का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन वह ये भी नहीं मान रहे थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया, कुछ गलत काम किया, वो ये भी नहीं मानना चाहते थे। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार हैं, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं आकुलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। अब जब उनके घर में ऐसे कह कलेश होने लगा, लोगों को पता चला कि श्रीकंठ और उसके बेटे में क्या हो रही है, और उसकी पत्नी को लेकर, श्रीकंठ की पत्नी को लेकर आपस में बहस हो रही है, तो दोनों पक्षों की बातें सुनने के लिए गांव वाले क्या हुए, वहां के लोग, स्त्रियां क्या हुई, आत्माएं उनकी अकलाने लगी। वो उत्सुक हो गए कि आखिर माजरा क्या है, आखिर बात क्या हुई। अब कुछ ऐसे लोग भी थे वहां पर गांव में जो उसके परिवार से, बेनी माधव के परिवार से क्या करते थे, मन ही मन जलते थे। तो उन लोगों को तो और उत्सुकता हो गई यह जानने की कि आखिर बात क्या हुई, हम भी तो जाने। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। अब जो ऐसा सोचते थे कि इनका घर बिगड़े या इनके आपस में ना बने, तो आज इस तरह का माहौल देखकर उन जो ईर्ष्या करते थे उन लोगों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने और कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गए। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। अब बेनी माधव सिंह वहां के पुराने आदमी थे, अब वो ये बातें ताड़ गए। उनको यह बातों का एहसास हो गया कि अब क्या है, यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और हमारी घर की बात जो है वो बाहर चली जाएगी। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इस
द्वेषियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। अब उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं दूसरों को हंसने का मौका या उनको ताली बजाने का मौका नहीं दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जी जो चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। अब उन्होंने बड़े कोमल शब्दों में कहा श्रीकंठ को कि बेटा मैं तुमसे बाहर तो नहीं हूँ और तुम्हारा जो मन चाहे वो तुम कर सकते हो। अब तो लड़के से अपराध हो गया, अब तो लाल बिहारी से क्या हुआ, अपराध हो गया, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आई। बोला, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। अब पिता को तो पता था कि यहाँ गांव वाले किस तरह से हमारी बातें सुनने के लिए और हमारी बातें जानने के लिए यहाँ पर भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं। परंतु तो उन्होंने क्या किया, बात को एकदम से पलटकर और श्रीकंठ को समझाने की कोशिश करी। लेकिन श्रीकंठ तो अपनी बात पर अडिग था। वो इन पिता के हथकंडों को कि पिता ने ऐसी बात क्यों पलटी, उस चीज को वह समझ नहीं पाया और बोला कि मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव सिंह ने पुचकारा, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। अब बेनी माधव ने क्या कहा कि तुम तो बुद्धिमान हो, तुम मूर्खों की बात पर नहीं ध्यान देते। अब यहाँ पर उन्होंने लाल बिहारी को मूर्ख कहा कि तुम मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं दो। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई तुम बड़े होकर क्षमा करो। वह तो नादान है, बेसमझ है, उसको कोई अकल नहीं है। पर तुम तो बड़े हो, तुम क्या करो, तुम उसकी बातों को भूल जाओ और बड़े होने के नाते तुम उसको क्षमा कर दो, उसको माफ कर दो। श्रीकंठ सिंह को आवेश आ गया। बोले, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। अब उनको और क्रोध आ गया। उन्होंने क्या कहा कि उसकी इस दुष्टता को मैं सहन नहीं कर सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहां चाहे चला जाए। अब श्रीकंठ अपनी बात पर अडिग था। उसने कहा या तो वही इस घर में रहेगा या फिर मैं ही रहूंगा, और यदि आप उसको इतना ही प्यार करते हैं तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार स्वयं संभाल लूंगा। और अगर उसे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए, और मुझे रखना चाहते तो उससे कहिए जहां जाना चाहता है वो चला जाए, और बस यही मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले, बाप का भी वह लिहाज न करता था जितना बड़े भाई का। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। जो मुकद्दर की जोड़ी जो खड़ाऊ थी उसकी जोड़ी श्रीकंठ ने ही बनाई थी अपने छोटे भाई लाल बिहारी के लिए। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। अब जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा है कि लाल बिहारी क्या एक
हट्टा कट्टा दोहरे बदन का सजीला जवान था। तो वो क्या करता था, वो मतलब दंगल भी लड़ता था, कुश्ती भी खेलता था। तो ये सारी बातें अब लाल बिहारी क्या है, दरवाजे पर खड़े होकर सोच रहा है कि जिस भाई ने आज तक उसे होश में कभी एक डांटा तक भी नहीं, और जो भाई उससे बड़ा स्नेह करता था, कभी भी जब भी वह इलाहाबाद से आता था तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु जरूर लेके आता था, और मुकद्दर की जोड़ी भी उन्होंने ही उसे मंगवा दी थी। पिछले साल जब वह नागपंचमी के दिन दंगल में किस एक हट्टे कट्टे जवान को उन्होंने पछाड़ा, तो उससे भी पुलकित होकर, खुश होकर श्रीकंठ ने क्या किया था, उसे जाकर गले से लगा लिया और 5 रुपए के पैसे लुटाए। अब ये सारी बातें लाल बिहारी सोच रहा था। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी गिलानी हुई। अब उसको अपने आप में बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था कि जो भाई मेरे पे इतना प्यार निछावर करता था, आज मेरे ऐसे अभद्र व्यवहार से वह आज मुझसे इतनी घृणा कर रहा है। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर वह पछता रहा था। अब वह अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने के एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। अब उन्होंने ये उनको ऐसा व्यवहार तो उन्होंने कर दिया, अभद्र व्यवहार अपनी भावत से, भाभी से, लेकिन उनको यह भी पछतावा हो रहा था कि जब भाई आएंगे और उनको यह बात पता चलेगी तो मैं उनसे कैसे नजरें मिला पाऊंगा। और वो ये समझ रहा था कि अगर उन्हें पता चल जाएगी तो क्या पता वो मुझे मेरे पास बुलाकर मुझे कुछ समझा देंगे या डांट देंगे। पर उसने ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं करी थी श्रीकंठ से। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें कठोरता की मूर्ति बने हुए पाया। अब उनको तो लगा मेरे साथ वो इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने श्रीकंठ का विपरीत ही व्यवहार पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ सिंह उसे अकेले में बुलाकर 2-4 कड़ी बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी जिससे कोई यह ना समझे कि वह रो रहा था। इसके उपरांत वह आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वे मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई ने देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतराकर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागना चाहते हो। अब लाल बिहारी श्रीकंठ इतने गुस्से में थे कि लाल बिहारी आनंदी के द्वार पर ही खड़ा हुआ था और अपने भाई को आते हुए उसने देखा, लेकिन श्रीकंठ ने उससे क्या किया, आंखें फेर ली और कतराकर ऐसे निकल गए कि मानो उसकी परछाई से भी दूर भागना चाहते हो। अर्थात वह उस समय इतने क्रोधित थे कि उसे देखना भी नहीं चाहते थे।